बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मैं चैनल में आने वाले तमाम न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक दफ़ा उसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अपलोड हों आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें। आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर जो है एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कॉमनली चीज़ें जो हैं वो आएंगी देखने को, और वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपने अपने बैचलर और इंटर लेवल पे बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों को दोबारा डिस्कस करेंगे और उसके अंदर कुछ न्यू एडिशंस हैं, उन एडिशंस को भी हम देखेंगे कि वो एडिशंस कौन कौन से हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वैन हॉर्न, इसका चैप्टर नंबर 2 है जी, जिसका नेम है द बिजनेस, टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट्स, जिसके अंदर हमने डिस्कस बेसिकली क्या करना है, बिजनेस इन्वायरमेंट को डिस्कस करना है, टैक्स इन्वायरमेंट को, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट को डिस्कस करना है, बस। अब हम थोड़ा सा अगर आगे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग जो आती है इस चैप्टर की, उस चैप्टर का नाम है द बिजनेस इन्वायरमेंट। मैं अपना PDF ऑन कर देता हूँ, वर्ड ऑन करता हूँ। तो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की जाती है उस चीज़ का नाम है यहाँ पे बिज़नेस, कि बेसिकली बिज़नेस जो है वो किस चीज़ का नाम है। तो स्टूडेंट, आप सबको ये पता है कि बिज़नेस जो है एक ब्रॉड एक्टिविटी है, एक लीगल एक्टिविटी है, जो क्यों की जाती है, ताकि बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट जो है वो क्या किया जाए, अर्न किया जाए। बिज़नेस के अंदर याद रखें कि हमेशा हम उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जिन एक्टिविटीज़ के बाद हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर इस डेफिनेशन के साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखना चाहिए, तो याद रहे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते, बल्कि प्रॉफिट लिखते हैं। लॉस एक एलिमेंट होता है जो कि बिज़नेस के अंदर मौजूद होता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। वो ये कहता है देयर आर 4 बेसिकली फॉर्म्स ऑफ द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी हमारे पास एंटरप्राइजेस हैं, उनकी बेसिकली 4 फॉर्म्स हैं, 4 उसकी शक्लें हैं, 4 उसकी टाइप्स हैं। वैसे तो हम 3 पढ़ते थे, जिसमें हमारे पास सोल, पार्टनरशिप एंड कंपनी आता था, लेकिन यहाँ पे उसने LLC को भी ऐड किया हुआ है, जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली बिजनेस की वो फॉर्म है जिसके अंदर एक अकेला पर्सन सारे के सारे ऑपरेशंस को देख रहा होता है, और वही प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके पास एग्जांपल्स इसकी डिफरेंट हैं। जैसे आप गली मोहल्ले से बाहर निकलते हैं तो आपको डिफरेंट स्टॉल लगाए लोग बैठे मिलेंगे, आपको जनरल स्टोर वाले लोग बैठे मिलेंगे, आपको ब्रांड्स की शॉप्स ओपन किए हुए लोग भी बैठे हुए मिलेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद सेकंड वन इज़ द पार्टनरशिप की बात कर रहा है। पार्टनरशिप एक बिजनेस की सेकंड फॉर्म है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे होते हैं, कारोबार को रन करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेशो, अकॉर्डिंग टू देयर लाइबिलिटीज़। थर्ड वन इज़ द कॉरपोरेशंस आ रहा है इसके अंदर। कॉरपोरेशंस बेसिकली ये एक बड़ी कंपनीज की कैटेगरीज में चला जाता है, जिसमें बिज़नेस की जो फॉर्म है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी शामिल होती है। बिज़नेस के अंदर वैरायटी या उसके अंदर वर्सेटाइलिटी मौजूद होती है। अब कॉरपोरेशंस बनाई कैसे जाती हैं, इनका एक आर्टिफिशियल नेम होता है जो कि लॉ की तरफ से क्या किया गया होता है, रिकग्नाइज़ किया गया होता है। मतलब कि जैसे अगर मैं पाकिस्तान के लॉ की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 चलता था, जो कि अब कंपनी एक्ट 2017 में कन्वर्ट हो चुके हैं, या नया एक्ट आ गया जिसके अंदर क्या की गई हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। तो कॉरपोरेशंस को अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास बुक भी मौजूद है, तो यहाँ पे हम कॉरपोरेशंस के अंदर डिफरेंट चीज़ें आएंगी, वो भी देख लेते हैं कि मज़ीद इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ आ सकती है। वैसे तो अगर आप I2B की बुक ओपन करते हैं उसमें से ये देख लेते हैं क्वेश्चन, तो कॉरपोरेशंस में आपके पास बड़ी सी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आप देखेंगे कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, एक प्राइवेट होती है, कम से कम मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स, ETC। लेकिन क्योंकि हमने टू द स्पेसिफिक रहना, टॉपिक के आगे पीछे नहीं घूमना, तो हम इसीलिए रेलिवेंट बात इसमें डिस्कस करेंगे। कॉरपोरेशंस के अंदर क्या होता है जी, एक एडवांटेज भी है, इसको डिसएडवांटेज पे समझते हैं लोग, कि डबल टैक्सेशन होती है। डबल टैक्सेशन से मुराद ये है कि जब प्रॉफिट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है अपने शेयर होल्डर्स को देने के लिए, तो उसके ऊपर 2 दफ़ा टैक्स लगता है। एक दफ़ा टैक्स लगता है प्रॉफिट को इंट्रोड्यूस करते हुए, और दूसरी दफ़ा टैक्स लगता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। ये कॉमन चीज़ है जो कि आप लोगों ने अकाउंटिंग के अंदर या डिफरेंट बुक्स के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक लोग अक्सर औकात इसको डिसएडवांटेज भी समझते हैं, कुछ लोग इसको एडवांटेज भी समझते हैं। खैर, नेक्स्ट वन इज़ द LLC की बात आ रहा है, जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। LLC के अंदर क्या बात वो लिखता है, कहते हैं अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज़ अ बिजनेस स्ट्रक्चर इन द यूनाइटेड स्टेट वेयर बाय द ओनर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनीज डेट और लाइबिलिटीज़।
लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज़, ये पाकिस्तान के अंदर भी होती हैं क्योंकि बुक ज़रा फॉरेन ऑथर की है, तो इसीलिए ज़रा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, ये कंपनी के ज़ाती नुकसान के रिस्पॉन्सिबल, मतलब इसके जो मेंबर्स होते हैं वो लाइबल नहीं होते कंपनी के मज़ीद किसी डेट या लाइबिलिटीज़ के। वो एक स्पेसिफिक रेंज तक रिस्पॉन्सिबल होंगे, उससे ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब एलएलसी के अंदर यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये चीज़ जो है आपको एक और चीज़ आपको सुनी होगी आपने कि लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स। तो लोग अगर लिखा हो लिमिटेड बाय गारंटी तो उससे मुराद ये होता है कि कंपनी ने गारंटी दी होती है भाई इतना लॉस जो है हम बियर करेंगे, उससे ज़्यादा बियर नहीं कर सकते। इसी तरह लिमिटेड बाय शेयर है कि लोगों ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि जितनी अमाउंट के हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं सिर्फ उतनी अमाउंट के लॉस के हम लोग क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब थोड़ा सा आगे हम मज़ीद मूव करते हैं क्योंकि बेसिकली ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, कि राइट ए नोट ऑन फाइनेंशियल इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो आपके पास एक अच्छा खासा इसमें एडिशन हो जाता है। ये मैंने बेसिकली स्ट्रीम लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक आउटलाइन लिखी हुई है, लेकिन आप बुक से इसको देखें, कंसल्ट करें, इसके अंदर आप डाटा ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर बीकॉम का एक सब्जेक्ट जो है I2B उसका डाटा भी ऐड करना चाहें तो आप ईज़िली इसको ऐड कर सकेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ रेलिवेंट पढ़ने वाली हमारी होगी वो सिर्फ आपको मैं बताऊँगा। उसमें हमारे पास यहाँ पे आता है, थोड़ा सा मैं आगे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, द पर्पज़ ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। कि फाइनेंशियल मार्केट्स अगर बनाई जाती हैं तो बेसिकली इनका पर्पज़ क्या होता है। हमारे पास जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, अगर मैं इस पैराग्राफ को हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, तो फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली क्या करती हैं, लोगों को परसू कर रही होती हैं कि आप क्या करें, आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह के ऊपर, ताकि उसका एक रिटर्न आपको मिलता जाए। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ है, सेविंग्स ऑफ द वेरियस इंडिविजुअल कॉरपोरेशंस गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द टाइम डिफर फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट इन रियल एसेट्स। बाय रियल एसेट्स वी मीन सच थिंग्स एज अ हाउस, बिल्डिंग इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज एंड ड्यूरेबल गुड्स। इफ सेविंग इक्वलेटेड इन्वेस्टमेंट इन रियल एसेट्स फॉर द ऑल economic units in the economy over all period of the time, there would be no external financing, no financial assets and no money or capital etc। अब अगेन वो यही बात कर रहा है कि ये मार्केट्स बेसिकली इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि हम लोग जो हैं सेविंग्स को प्रमोट करें और फ्यूचर में जो अपनी नीड्स हैं उनको क्या कर सकें, पूरा कर सकें। ये वाला जो और ज़रूरत पड़ने पे अगर हमने किसी को पैसे लेंड भी करने हैं, हम लेंड करें ताकि हम बोरोइंग की प्रॉब्लम से बच जाएँ। अब अच्छा, उसके साथ बेटे आपने ये पैराग्राफ भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना, इसके अंदर ये बातें आपने एडअप कर लेनी है। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो किन किन शक्लों में मौजूद होती हैं। हमारे पास बेसिकली दो मार्केट्स होती हैं, एक हमारे पास प्राइमरी मार्केट होती है और दूसरी हमारे पास सेकेंडरी मार्केट होती है। सो हमारे पास जो प्राइमरी मार्केट की कैटेगरी है उसके अंदर मनी एंड कैपिटल मार्केट्स आ जाती हैं। वंस अगेन मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर आपने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं बीकॉम की, लेकिन फिर आज हम क्या करेंगे, दोबारा इसको यहाँ पे देख लेते हैं। मनी एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 साल के अर्सा के लिए लोन चाहिए तो आप बैंक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं यार मुझे ज़रा पैसे चाहिए, आप काइंडली 1 अर्सा के लिए मुझे दे दें, तो बैंक डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देता है, पैसे प्रोवाइड करता है। सेकंड वन इज़ द कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है कि कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लोग अगर जाते हैं तो बिज़नेस उनको बैंक उनसे पूछता है कि कितने अर्सा के लिए आपको चाहिए, तो वो 5 से 10, 10 से 20 साल के लिए के अर्सा के लिए जो फंड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपकी कैपिटल मार्केट्स होती हैं। ये आपकी प्राइमरी मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसके अंदर आपके डिबेंचर्स आ जाते हैं, मॉर्गेज आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, ETC। और मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, ये सारी की सारी वो चीज़ें इसमें एडअप होती हैं जिनका दौरानिया सिर्फ एक अरसा के लिए होता है। अब सेकेंडरी मार्केट भी होती है जी हमारी। सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी हम क्या करते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं। इसके अंदर लोग एग्जिस्ट कौन कौन से करते हैं, मतलब कि डिफरेंट किस्म की पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं जिसमें इंटरमीडिएटर्स आ जाते हैं, ब्रोकर्स वगैरह आ जाते हैं। अब आगे थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं कि हमारी कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट में खैर मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ बता दी है, ये डेफिनेशन है जी, आप इसको देख लें। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का यहाँ पे एक डिफरेंस बता रहा है कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है। कहता है अ मार्केट
where new securities are bought and sold for the first time is known as the primary market, ठीक है. A secondary market where the existing securities are purchased or sale. ये बेसिकली इसने एक नया डिफरेंस हमें यहाँ पे आज बता दिया कि एक ऐसी मार्केट, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम न्यू सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं, ख़रीदते हैं और बेचते हैं. अब ये न्यू सिक्योरिटी से मुराद ये है कि डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे नेस्ले एक कंपनी है जी, जिसकी डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं, जिसमें वो दूध भी है, जिसमें पानी भी है, जिसमें और भी आइटम्स आ जाती हैं. अगर इस तरह की कोई नई कंपनी आती है तो उसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वो कौन सी मार्केट आपकी, वो आपकी प्राइमरी मार्केट है. एंड सेकेंडरी मार्केट एक ऑलरेडी जी कंपनी चल रही है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल PTCL, तो उसके शेयर्स अगर ट्रेड किए जाते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो इशू हो चुके हैं. अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स की बात कर रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हमारे इंटरमीडिएटर्स भी होते हैं. बेटे इंटरमीडिएटर्स जो है आपने सुना होगा कि इनको हम मिडल मैन भी कहते हैं, जो कि क्या करते हैं कि पैसे की कमी को पूरा करने के लिए या बिज़नेस ऑपरेशंस को कंप्लीट करने में हमारी मदद करते हैं. जैसे ये एजेंट्स होते हैं, ये मिडल मैन होता है, ये अपनी कमीशन लेता है और ये बंदा क्या कर रहा होता है कि लोन वगैरह भी अक्सर औक़ात प्रोवाइड कर देता है, अक्सर औक़ात हमें असिस्टेंट्स भी प्रोवाइड करता है और कोशिश करता है कि अपनी उसमें से क्या रख ले, कमीशन रखे. फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स में ज़्यादातर डिस्कस जो है वो बैंक्स को करता है कि बैंक्स जो हैं एज ए इंटरमीडिएटरीज़ का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैंक्स के पास एज ए टाइम पैसे भी होते हैं, लोन भी होता है और डिफरेंट किस्म की असिस्टेंस भी होती हैं जो कि वो प्रोवाइड कर रहा होता है. हमारे इसमें डिपॉजिट इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, कहते हैं कमर्शियल बैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द फंड्स फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म इन द एग्रीगेट. ठीक है जी. कमर्शियल बैंक्स जैसे आपके HBL बैंक है, जैसे आपका हबीब बैंक है, जैसे आपका MCB बैंक है, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट बैंक्स टू कंप्लीट द नीड ऑफ द फंड्स. उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जी. सेकंड आपकी जो इंटरमीडिएटर्स आ जाते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं. जैसे आपने नाम सुना हुआ पाकिस्तान स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है, ये भी है. इसी तरह डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स भी आ जाते हैं जिसमें जुबली आ जाते हैं, EFU आ जाता है. ये लोग भी क्या कर रहे होते हैं कि लोन वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है. अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. पेंशन फंड्स, रिटायरमेंट फंड्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं जी लोगों के लिए, उन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि अगर उन्हें महसूस हो रहा है कि एक अरसा गुजरने के बाद उन्हें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अपने बच्चों की शादियां कर सकें, उनके एजुकेशन के अखराजात उठा सकें, तो उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा कट रहा होता है और उसको सेव किया जा रहा होता है ताकि उनको एज अ फ़ंड के तौर पर क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए. और जब वो पर्सन अपनी एज स्पेसिफिक कंप्लीट करने के बाद रिटायर होते हैं तो रिटायरिंग के बाद उनको एक, आपको पता है कि ग्रेजुटी वगैरह दी जाती है, एक पेंशन वगैरह दी जाती है, तो उससे उनको क्या होता है कि फ़ायदा होता है. म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं जी. म्यूचुअल फंड्स भी एक इंटरमीडिएटरी के अंदर आपका उसमें आ जाते होते हैं जो कि पैसे की कमी को पूरा करते हैं. म्यूचुअल से मुराद ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं आपस में, ठीक है. मिल के जब वो पैसे इकट्ठे करते हैं तो उनको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स, यानी दो लोगों की कंबाइन जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स. अब वो लोग मिलके क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली पैसे इकट्ठे करते हैं और इकट्ठे करने के बाद ऐसी जगह पे उनके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत होती है और अल्टीमेटली उनका उसको फ़ायदा भी दिया जाता है. अब फाइनेंशियल कंपनीज मेक कंज्यूमर इंस्टॉलमेंट लोन, पर्सनल लोन, सिक्योर्ड लोन. अब ये आपको यहाँ पे आखिरी पैराग्राफ में बता रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो किन किन शक्लों में एंटरप्राइजेज़ को मदद कर सकती हैं. आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं. यहाँ पे हमारे पास अगला फाइनेंशियल मार्केट्स के बाद यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियल ब्रोकर्स. जैसा कि ऊपर डिस्कस कर दिया जी, ब्रोकर्स जी वो लोग होते हैं जो एजेंट का रोल प्ले करते हैं और अपनी कमीशन ले रहे होते हैं. इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आ जाते हैं. ये वो वाले बैंक्स होते हैं जो कि आर द मिडल मैन इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ द कॉर्पोरेट स्टॉक, बॉन्ड्स एंड दे डिसाइड टू रेज द फंड. अब ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हमने कैसे फॉर्म के स्टॉक को, उसके बॉन्ड्स वगैरह को रेज करना है, सेल करना है ताकि लोग उसको ख़रीद सकें, बेच सकें, ठीक है. तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं. उसके बाद मॉर्गेज बैंकर्स होते हैं. कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट ओरिजिनेट बाइज एंड मॉर्गेज प्राइमरी फॉर द रीसेल. यानी ये जो मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ होती हैं, यानी जिनके बदले हम प्रॉपर्टी एवज रखते हैं या गिरवी रखते हैं, ये उस तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं. वो लेकर हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको मार्केट में जाके लोगों को रीसेल करें, वो सिक्योरिटीज़ लोग ख़रीदें और उसका उनको भी बेनिफिट होगा और बेचने वाले को भी बेनिफिट होगा.
आगे हम यहाँ पर चलते हैं। वो कहते हैं एक था हमारा प्राइमरी मार्केट, जिसके अंदर हमने ये डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की हैं कि हमारा इसमें फाइनेंशियल ब्रोकर्स आ जाते हैं, हमारे इंटरमीडिएटर्स आ जाते हैं, हमारे इसमें कैपिटल एंड मनी एंड कैपिटल मार्केट आ जाती है। तो ये हमारी बेसिकली सारी चीज़ें प्राइमरी मार्केट के अंदर इन होती हैं। अब आगे जो है हमारी सेकेंडरी मार्केट आ रही है। तो सेकेंडरी मार्केट जो है बेसिकली ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम प्राइमरी मार्केट्स के थ्रू हमारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही होती या इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं होती, तो हम सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट ये वो वाली मार्केट होती है जिसमें जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ इशूड हुई होती हैं या सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनको सेल किया जाता है, दोबारा से रीसेल किया जाता है। इसमें डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं जी, जिसमें OTC आ रहा है, एक टर्म है जी ओवर द काउंटर। अब OTC कहते हैं ऐसी मार्केट्स को जो 24 घंटे खुली रहती हैं, यानी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी पास कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह बस जाते जाते ये लेक्चर का एंड है। तो NYST है जी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये कंपनी का नेम है जो कि क्या कर रहे होते हैं कि सिक्योरिटीज़ की ट्रेड कर रहे होते हैं। ले जी ये यहाँ पे आके, हाँ, सेकेंडरी मार्केट में हम थोड़ा सा अगर आगे आते हैं तो एलोकेशन ऑफ फंड एंड इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे ना ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। डिफ़ॉल्टेड रिस्क कहते हैं, डिफ़ॉल्टेड रिस्क क्या होता है बेसिकली, द फेलियर टू मीट द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सच एज द फेलियर टू मेक द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट व्हेन ड्यू ऑन अ लोन। डिफ़ॉल्ट अक्सर आप सुनते हैं ना, टीवी के अंदर न्यूज़ वगैरह सुन रहे होते हैं कि ये बैंक जो है फ़लाना बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया है, मतलब कि या फ़लाना इदारा या फ़लाना बंदा डिफ़ॉल्टेड करार दे दिया गया अदालत की तरफ से, यानी वो अपने डेट्स अदा करने के काबिल नहीं है, वो फेल हो गए, या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के काबिल नहीं है, वो फेल हो गया, तो हम फिर भी उसको डिफ़ॉल्टेड कहते हैं। याद रहे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मार्केटेबिलिटी की बात कर रहा है, इसको लिक्विडिटी भी कहते हैं। ये सारी की सारी वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि इजीली क्या की जा सकती हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द मार्केटेबिलिटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि मार्केटेबिलिटी लिक्विडिटी को कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का ये एक फ़ीचर होता है, मतलब कि उसका एक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये बात आती है कि ये वाली सिक्योरिटीज़ इजीली मार्केट में सेल हो जाती हैं, फौरी तौर पे कैश में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि मार्केटेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज़ द मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। मैच्योरिटी वो ये कहता है द लाइफ ऑफ एन सिक्योरिटी, यानी कि एक सिक्योरिटी अगर आपने इशू की है तो उसकी लाइफ कितनी देर के लिए, क्या वो 5 साल के लिए इशू की है या 10 साल के लिए इशू किया है। ये मैच्योरिटी के बारे में चीज़ें हम देखेंगे आगे जब हमने इससे रिलेवेंट क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी, क्या इस सिक्योरिटी के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, लग सकता है, टैक्स पे है या नहीं है, तो उसका फ़ीचर है। ऑप्शन फीचर्स हैं कि क्या हम उन सिक्योरिटी के ऊपर ऑप्शंस लगा सकते हैं डिफरेंट किस्म की। फॉर एग्जांपल कि अगर एक होता है बाइंग ऑप्शन होता है, एक होता है सेलिंग ऑप्शन, कि हमने एक ऑप्शन लगा के रख दिया है कि अगर हम ये सिक्योरिटी ख़रीदेंगे तो इस रेट पे और अगर सेल करेंगे तो इस रेट पे। उसके बाद इन्फ्लेशन है जी, इन्फ्लेशन कहते हैं राइज लिखा हुआ है, ठीक है, इन द एवरेज लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपको पता है कि इसमें पैसे की वैल्यू में कमी हो जाती है लेकिन प्राइजेस में इजाफा होता जाता है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो ये बेसिकली ये जाते जाते हमने कुछ शॉर्ट टर्म्स जो हैं वो डिस्कस की हैं जो अक्सर हमारी सेकेंडरी मार्केट में ऐड होती हैं, लेकिन इससे ऊपर हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। एक तो बिज़नेस इन्वायरमेंट, जिसमें हमने बिज़नेस की डेफिनेशन और उसकी फॉर्म्स, बेसिकली 4 फॉर्म्स जो थी उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास फंड्स की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास एक प्राइमरी मार्केट होती है और दूसरी मार्केट हमारी कौन सी होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है। लेकिन जी ये हमारा लेक्चर आज यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है, और अगर आपने कोई इसमें से कोई चीज़ पूछने वाली हो जो समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप अदरवाइज़ जो है वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा से उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाले जो नोट्स हैं जो अभी मेरी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये नोट्स जो है मैं इसको ड्राइव में अपलोड करके आपके साथ जो है जो वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी उसके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप इजीली इसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। वीडियो देखने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।